इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। काफी समय से चुनाव आयोग पर नजर थी कि कब इन तारीखों का ऐलान हो और कोरोना की तीसरी लहर के बीच 5 राज्यों में चुनाव किस तरह से कराएगा चुनाव आयोग, आज उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि हो सकता है चुनावी रैलियों पर, खासतौर पर बड़ी रैलियों पर किस तरह की रोक लगा दे चुनाव आयोग, क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है देश में कोरोना की। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव किन प्रोटोकॉल्स के चलते करवाएगा चुनाव आयोग, ये सब देखना होगा आज दोपहर 3:30 बजे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ना सिर्फ तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में ये चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग, ये भी पता चल जाएगा और साथ ही ये भी देखना होगा कि किस तरह के नियम हैं जो चुनावी पार्टियों को, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन चुनाव के दौरान मानने होंगे अगर मतदान कराना है तो। सभी पार्टियों की, सभी लोगों की नज़र आज चुनाव आयोग पर है। दोपहर 3:30 बजे घोषणा की जाएगी उन तारीखों की जिन पर 5 राज्यों में आने वाले 2 महीने में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में 2 बड़े राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं, साथ ही गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी चुनाव होने हैं अगले 2 महीने में। कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ना सिर्फ तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा किस तरह के नियम हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को मानने होंगे कोरोना काल में मतदान कराने के लिए। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। लखनऊ से पंकज झा, दिल्ली से आशीष सिंह, देहरादून से निधि, चंडीगढ़ से जैनेन्द्र कुमार और साथ ही जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आशीष आपके पास आना चाहती हूँ। 3:30 बजे आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। काफी समय से सबको इंतजार था कि इन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाए, आज वो हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, आज जिस बात का सभी को इंतजार था, खास करके इन 5 राज्यों में कि असेंबली इलेक्शन की डेट कब अनाउंस करेगा चुनाव आयोग। कई सीरीज, कई बैठकें हुई हैं केंद्रीय एजेंसीज के साथ या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ कुछ दिन पहले बैठक हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग के सामने इस बात की बड़ी चुनौती थी कि जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, ऐसे में कैसे इंश्योर करें कि चुनाव भी हो जाए और लोगों को संक्रमण से भी ना जूझना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज कई लेयर की बातचीत के बाद अब चुनाव आयोग ने यह मन बनाया है। आज 3:30 बजे औपचारिक तौर पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रही हैं, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा लेआउट कर दिया जाएगा कि चुनावी रैलियां कितनी बड़ी अलाउ की जाएंगी, कितनी छोटी अलाउ की जाएंगी, किस किस तरह के पब्लिक मीटिंग्स पर रेस्ट्रिक्शंस होंगी, किन पर नहीं होंगी। और एक बात मैं बस बता दूं दर्शकों के लिए कि जिस तरह से अब से 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात को मुखर तरीके से एस्टैब्लिश किया था कि मणिपुर में इस बार लोगों को सुविधा दी जाएगी जो भी इन्फेक्टेड हैं या जिनको भय है कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या कोविड के दूसरे वाइब्रेंट से संक्रमित हैं, उनके लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था हो। तो देखना होगा कि बाकी के 4 राज्यों यानी कुल मिला के सभी 5 राज्यों में भी ऐसी फैसिलिटी दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज 3:30 बजे जिसका सभी को इंतजार था, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, तो नीरज, मोटा मोटी तौर पर लोग अभी भी ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी कोई संभावना है कि चुनावों को 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए टाल दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से तैयारी चल रही है चुनाव आयोग की, यही सामने आ रहा है कि सारे प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर, नई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए, नए सुझावों को साथ लेते हुए चुनाव आयोग मतदान कराने के फेवर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो बैठक हुई थी और बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की हुई थी, उसमें साफ था कि उन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि चुनाव टालने जैसी कोई स्थिति नहीं। हाँ, चुनाव कराया जाएगा, ये ज़रूर है कि जैसा आशीष जी ने कहा कि प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। क्या कुछ करते हैं ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए, लोगों की ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए चुनाव भी हो जाए, लोगों की जान को भी खतरे में ना डाला जाए, इसको लेकर जरूर कुछ गाइडलाइंस तय की जाएंगी और उसको लेकर अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चुनाव आयोग अपनी योजना का खुलासा भी करेगी कि हमारी ये योजना है। लेकिन चुनाव टालने जैसी अभी फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। चुनाव ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, फेजेस बढ़ाए जा सकते हैं, सेंटर्स कम किए जा सकते हैं, भीड़ भाड़
कम हो, इसके लिए सेंटर्स बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए बंगाल का इलेक्शन कराया गया, उससे पहले आप देखिए कि जो स्थिति पिछले साल बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन में भी वर्चुअल रैलीज को ज़्यादा कोशिश की गई कराने के लिए, गैदरिंग कम की गई, रैलियों में भीड़ कम हो, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई, सेंटर्स बढ़ाए गए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बढ़ाए गए ताकि लोग कम से कम सेंटर्स पे आएँ और अपना वोट मताधिकार का प्रयोग करें और चले जाएं। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है, इस पर काम किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप पर इसको लेकर कोई ना कोई योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। इसीलिए 2 दिन पहले स्वास्थ्य सचिव के साथ, गृह सचिव के साथ और जो भी इस आईसी में जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज पर जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में 2 चरणों में, पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। तो सबसे बड़ा प्रदेश जिसमें चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश है। 7 से 8 चरणों में हो सकता है कि चुनाव यहां पर किए जाएं। लखनऊ में पंकज झा मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अंकित के पास जाना चाहती हूं जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और जो ये खबर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अंकित, 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव और बाकी छोटे राज्यों में 2 से 3 चरणों में क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको सूत्रों के हवाले से? जी बिल्कुल प्रीति, अगर हम जो राज्यवार सबसे पहले बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जहां 2017 में जो है 7 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार क्योंकि कोरोना काल है लिहाजा जो है जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। एक पोलिंग बूथ पर जो 1500 लोग वोट डालने की अनुमति होती थी इससे पहले, क्योंकि कोरोना काल है लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इस वजह से वो संख्या जो 1250 पे लाई गई है और इस वजह से मुमकिन है कि 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो। हालांकि बंगाल चुनावों के दौरान जो बंगाल चुनाव जो जिस तरीके से 4-5 चरणों में 5 से 7 चरणों में हुए थे तो उसको लेकर के जो है आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि इतना लंबा चुनाव क्यों हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है लिहाजा यहां पर 7 से 8 चरणों में चुनाव की योजना अब तक जैसी जानकारी निकल के सामने आई है बनाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में क्योंकि जो है 100 से ज्यादा सीटें हैं, 117 सीटें हैं, लिहाजा 2 चरणों में ये चुनाव मुमकिन हो सकता है। हालांकि 2017 में सिर्फ एक चरण में पूरे पंजाब में चुनाव करवाया गया था। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्योंकि इस वक्त जो है जो बारिश का मौसम है और उसके अलावा जो है जगह जगह बर्फबारी हो रही है, खासतौर पर हिली एरिया और प्लेन एरिया, लिहाजा उसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो पहला चरण होगा वो एक हिली एरिया में हो सकता है और दूसरे चरण में प्लेन एरिया में मतदान हो सकता है। और बात की जाए मणिपुर और गोवा की, तो वहां पर एक चरणों में मतदान हो सकता है। तो फिलहाल जो सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए, तो ये बड़ी खबर हम सबसे पहले एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों तक लेके आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। और पंकज, इसका असर किस तरह से नजर आएगा आने वाले चुनाव में? कितने चरणों में चुनाव हो और कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर चुनाव हो, ये एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। प्रीति, देखिए, जो भी पार्टियां थी जब यहाँ चुनाव आयोग की टीम आई थी, वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस या बीएसपी, सबने कहा था कि चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। अंकित कह रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं यूपी में। विधानसभा की 403 सीटें हैं, 4 अलग अलग इलाके हैं, पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल का इलाका। एक तरीके से एक बड़ा देश ही समझिए यूपी को, और यूपी में चुनाव करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप जैसा कि सुन रही हैं प्रीति और देख रही हैं कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फरवरी के महीने के शुरुआत में पीक आ सकता है कोरोना का, और उस समय चुनाव प्रचार कैसे कराएंगे? सबसे बड़ी बात ये होती, क्योंकि हमारी जो आदत बनी हुई है ना, वो है रैलियों में, रोड शो में भीड़ भाड़ का। बंगाल में चुनाव आयोग हाथ जला चुका है। वहाँ चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और फिर भी चुनाव प्रचार चल रहा था। तो रैलियां तो वर्चुअली होंगी, ये तो सब मानकर चल रहे हैं और उसी हिसाब से सारी पार्टी तैयारी कर रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं प्रीति, अखिलेश यादव इसी बात पर अपने पार्टी ऑफिस में मीटिंग भी कर रहे हैं। अब ये होता है कि कैसे मतदान कराया जाएगा, उसमें भीड़ नहीं जुटे, किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच में चुनाव कराना खासतौर से यूपी के लिए चुनाव आयोग की बड़ी चुनौती होगी। और इस सब का खाका एक तरीके से आयोग ने खींच लिया होगा, हम ये मानते हैं, और 3:30 बजे में इसके बारे में विस्तार से बताया भी जाएगा। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं देहरादून का रुख करती हूँ, निधि श्री वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। और निधि, जैसा कि थोड़ी देर पहले अंकित भी कह रहे थे कि उत्तराखंड जैसे राज्य में एक बड़ी चुनौती ये है कि ना तो सिर्फ कोरोना महामारी के बीच चुनाव हो रहे हैं, शीतलहर के बीच भी चुनाव होने वाले हैं। हालांकि हो सकता है फरवरी तक थोड़ी थम जाए, लेकिन साथ साथ
ये जो बड़ी चुनौती सामने आई है, देहरादून से आप रिपोर्ट करिए, लोग कितने तैयार हैं इस बीच चुनावों के लिए? क्या उनके लिए मतदान केंद्र तक जाना प्रायोरिटी है या अपने आप को बचा के रखना वो जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं अभी अभी देहरादून पहुंची हूं और इस वजह से मेरे आसपास अगर लोग होते तो शायद मैं उनसे बातचीत करती, लेकिन जब मैं रास्ते में कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उत्तराखंड में चुनाव किस तरीके से हो, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर केसेस करीब 800 के करीब आए हैं और कल ही ये यहाँ पर ऐलान किया गया है बाकायदा कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ धरना या प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती हैं। ये अगले एक हफ्ते के लिए यहाँ पर जो है वो डायरेक्शंस दिए गए हैं और इस बीच अगर चुनाव आयोग आज 3:30 बजे ऐलान करती है तो सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहां पर 800 के करीब अगर हर दिन केसेस आ रहे हैं तो यहां पर किस तरीके से क्या कोविड के प्रोटोकॉल्स बनाए जाए और किस तरीके से चुनाव हो, क्योंकि हमारे सहयोगी अंकित पहले ही बता चुके हैं कि 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा और ऐसे में 2 चरणों में अगर चुनाव होता है तो जो पोलिंग संख्या है उनको कैसे बढ़ाया जाए, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर किस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का जो बेहतर तरीके से पालन किया जा सके, इन सब का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा उत्तराखंड जैसे राज्य में। ठीक है निधि, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अब चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। क्या कुछ आप भांप रहे हैं जैनेंद्र? देखिए पंजाब में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है पंजाब में ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और किस तरह से प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर चुनाव हो पाएंगे? क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पे? बिल्कुल, देखिए अब कोरोना महामारी का दौर है और बीते 1-1.5 सालों से पंजाब में आंदोलनों का दौर चल रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ। हालांकि अब वो कानून वापस हो चुके हैं तो आंदोलन जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन उसकी वजह से जो किसान संगठन मजबूत हुए हैं वो तमाम जो क्षेत्रीय इश्यूज हैं, राज्य से जुड़े हुए इश्यूज हैं, सिंचाई के मामले, बिजली के मामले, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं। ऐसे में अगर यह बात कही जा रही है कि 2 से 3 चरणों में पंजाब में चुनाव हो सकते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना महामारी और साथ ही साथ जो आंदोलन की पृष्ठभूमि पिछले 1-1.5 सालों में देखने को मिली है वो वजह हो सकती है। मेरे साथ जगविंदर जी भी हैं, वो बेहतर बता पाएंगे, पंजाब को बेहतर समझते हैं। वो 3 इलाके हैं पंजाब में, प्रीति, मालवा, दोआबा और माझा। तो हो सकता है कि इलाकों को बांट करके भी चुनाव करवाने की योजना बने। हालांकि इंतजार करना चाहिए 3:30 बजे का, तभी आधिकारिक तौर पर यह साफ होगा कि पंजाब में पिछली बार तो एक ही चरण में चुनाव हुआ था, इस बार कितने चरण में चुनाव होते हैं। और जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है तो खतरनाक बात यही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनकी रैलियां नहीं रुक रही हैं और उन रैलियों में जाहिर सी बात है कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और ये एक चिंता की बात है, यह बेहद खतरनाक बात है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि आज चुनाव आयोग इसको लेकर के भी निर्देश देगा और इसका पालन न सिर्फ बाकी राज्यों में बल्कि पंजाब में भी किया जाएगा। जी प्रीति। बिल्कुल, और चुनाव आयोग पर इसी के चलते सभी की नजर बनी हुई है। अंकित, आपको क्या खबर मिल रही है कि जहां तक प्रोटोकॉल्स की बात है कि किन नियमों के तहत अब चुनावी रैलियां हो, किन नियमों के तहत मतदान होगा आने वाले इलेक्शंस में, क्या वो भी आज सामने रख देगा तारीखों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन? प्रीति, निश्चित तौर पर इसकी जो काफी ज्यादा संभावना है और इसको लेकर के पिछले काफी दिनों से, पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो लगातार केंद्रीय चुनाव आयोग ने लगातार कई घंटे तक बैठक भी की है, जिसमें जो है स्वास्थ्य सचिव से लेकर के जो एम्स के जो निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उनसे भी चर्चा की है, आईसीएमआर के जो डायरेक्टर है उनसे भी चर्चा की है। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले में जो है बहुत चर्चा की है। सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि कोरोना के मामले लगातार जबकि देश में बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन 5 राज्यों में चुनाव करवाना कहीं ऐसा ना हो कि जो ये चुनाव है ये सुपर स्प्रेडर बन जाए, और ये केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसी वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग अब जो अभी जैसे आज जानकारी मिली है, जो दिशा निर्देश जारी करेगा, अगर हमारे पास में वक्त हो तो 4 से 5 जो जानकारियां मिली है वो मैं साझा कर सकता हूं। उसमें मुख्यतः तौर पर जो रैलीज को लेकर के जो अब तक जानकारी निकल के सामने आई है वो ये आई है कि जो बड़ी रैलीज अभी तक होती थी वो नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मैदान में 10,000 लोगों के आने की जगह है तो वहां पर 1 से 2,000 लोगों के साथ में अगर पार्टियां रैली कर सकती हैं तो उनको अनुमति दी जा सकती है, वो भी तब
जब ये इंश्योर किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क जरूरी होगा, 6 गज की जो दूरी है वो जरूरी होगी, और जो लोग रैली में आएंगे उनसे ये अपील की जाएगी कि वो अंकित, ये सभी नियम सामने थे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तब भी, लेकिन लोगों ने कितना फॉलो किया, पार्टियों ने कितना फॉलो किया, ये हम सब जानते हैं। किस तरह से कोरोना का विस्फोट पिछले साल भी देखने को मिला पश्चिम बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद। अब इस बार इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से पंकज झा का रुख करना चाहूंगी। पंकज, देखिए 2 बातें यहां हम आपसे जानना चाहते हैं। पहली तो ये कि क्या हमारी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं अपने आप को पूरी तरह से वर्चुअल ले जाने के लिए, मानसिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर भी? आपको क्या लगता है कि ये जो चुनौती मिली है लगातार तीसरे साल, क्या अब तैयारी बेहतर है पॉलिटिकल पार्टीज की कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में वो चुनावी रैलियों के जरिए जनता तक पहुंच पाएंगे? देखिए, अभी तक तो सब चुनाव आयोग से उम्मीदें लगाए बैठे थे और सब ना चुनाव आयोग पर पर्चा फाड़ रहे थे कि चुनाव आयोग एक बार दिशा निर्देश जारी कर देगा तब हम जो है ये रोड शो या रैलियां रोकेंगे। अब तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की तैयारी बहुत पहले से हो चुकी थी, करीब 10-15 दिनों पहले। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद करिए 9 तारीख को यहीं लखनऊ में रैली थी, 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का अनुमान था यहाँ पर, वो रैली रद्द हो गई थी। बीजेपी की अपनी पूरी तैयारी है कि कैसे वो नए परिवेश में नए तरीके से, किस तरीके से एलईडी से वर्चुअल रैली करके लोगों से कनेक्ट करे, अपने चुनाव प्रचार को करे। समाजवादी पार्टी की भी अपनी एक तरीके से तैयारी है, कांग्रेस भी उस फॉर्मेट पर काम कर रही है, और मायावती के यहाँ भी मुझे बताया जा रहा, हालांकि मायावती बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव प्रचार करती रही। अगर आप प्रीति पिछले 1-1.5 महीने को उठाकर देखें तो मायावती कहीं ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही थी और इस बात को कहा भी जा रहा था। उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर वर्चुअल रैली की जाती है, चूंकि उनका वोटर जो माना जाता है वो गरीब होता है, उसके पास स्मार्टफोन हो ना हो, उनकी तैयारी उस हिसाब से नहीं है, हालांकि कोशिश की जा रही है। तो सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कमोबेश कर ली है कि बदले हुए हालात में, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम आखिर रैली करें तो कैसे करें। आशीष, मेरे ख्याल से समय की भी मांग यही है कि आप लगातार एक महामारी के बीच देश में कभी ना कभी किसी ना किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, किसी ना किसी स्तर पे, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चुनाव लगातार चल रहे हैं, रुके कभी नहीं है इन 3 सालों में। तो अब जब हम इन 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे राजनेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या सीख ली है, किस तरह से वो जनता को भी बचाएं और जनता तक अपनी बात भी पहुंचाएं। देखिए, अभी तक तो लिमिटेड सीख ही लग रही है, लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब भी सुधर जाए। पंकज जी जिक्र बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयारी कर ली थी। मैं ये भी जानकारी दे दूं, हालांकि हमने ये जानकारी कल भी दी थी कि प्रियंका गांधी भी आज से वर्चुअल रैलियां शुरू कर रही हैं। आज से वो फिजिकल रैलियां होल्ड नहीं करेंगी। ये उम्मीद करें कि बाकी सभी राजनीतिक दल इसका पालन करें। बड़ी बात जो प्रीति मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, देखिए मणिपुर का उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात देखने वाली होगी। मणिपुर के रिलीज में चुनाव आयोग ने कहा था कि एक पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम जो इलेक्टोरेट्स होंगे उनकी संख्या हम 1500 से घटा करके 1250 करते हैं। इससे चुनाव आयोग को उम्मीद है कि जितने लोग पहुंचेंगे एक पोलिंग बूथ पर वो संख्या कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल इन प्लेस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस संख्या को चुनाव आयोग कितना रखेगा, पंजाब में कितना रखेगा, उत्तराखंड में कितना रखेगा, गोवा में कितना रखेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश जरूर है। सारे प्रोटोकॉल्स आज लेआउट किए जाएंगे और निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। प्रीति, निधि, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम बात कर रहे हैं आशीष। और मणिपुर का उदाहरण भले ही बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश में उतने ही तरीके से शायद लागू ना हो पाए कि सिर्फ 1200 लोग एक मतदान केंद्र पर इकट्ठा हो, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि यहां पर शायद लागू किया जा सकता है ऐसा कुछ नियम, ताकि लोगों को बचाया जा सके, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जो उत्तर प्रदेश के मुकाबले बेहद छोटा राज्य है, तो यहाँ पर इस तरीके का ध्यान रखना ही होगा कि जहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन सब के बीच, यानी कि जितने लोग पोलिंग स्टेशंस पर पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि एक बार में जो लोग वोट देने जा रहे हैं वो बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशन, यानी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब भी कोरोना का चाहे हमने फर्स्ट वेव देखा हो, सेकंड वेव देखा और अब जब थर्ड वेव देख रहे हैं, हर वेव के दौरान कहीं ना कहीं चुनाव होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पिछला हमने देखा है बंगाल चुनाव, किस तरीके से कोरोना का सबसे बड़ा स्प्रेडर बन गया। तो उससे पहले बिहार चुनाव भी था।
तो इस तरीके का अब जब उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में चुनाव है तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग किस तरीके से ऐलान करता है इसमें भी गौर करने वाली बात है। अब मैं सीधा चलती हूँ एक बार फिर से चंडीगढ़, जहां से जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, खबर ये आ रही है कि देखिए 2 से 3 चरण में पंजाब में चुनाव हो सकते हैं। आज ऐलान हो जाएगा दोपहर 3:30 बजे। तो पंजाब की राजनीति के मद्देनजर, जिसे आप बेहद करीबी तौर पर जानते हैं, ये किस तरह से प्ले आउट होगा आने वाले समय में? 2 से 3 चरण में चुनाव होना, क्या ये जरूरी है इस वक्त? क्या इसे और भी बढ़ा सकता है चुनाव आयोग? ज्यादा चरणों में चुनाव करे ताकि कम लोग इकट्ठा हों, या चुनावी रैलियों पर किस तरह से अब जोर रहेगा? मुझे ये लगता है कि ज्यादा चरण में होता है तो और ज्यादा प्रचार होगा, जो मुझे लग रहा है। अभी तक एक चरण में ही होता रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा पंजाब का चुनाव आता है, तो कोशिश यही रहती थी कि पहले चरण में ही पंजाब के चुनाव को निपटा दिया जाए और बाद में जो है वो 5, 6, 7 चरण जो होते थे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चलते रहते थे। और जब रिजल्ट आने होते थे उस बीच में पंजाब के पास बहुत टाइम होता था और यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन अगर 2-3 चरणों में करते हैं तो मान लीजिए सभी नेता पहले एक इलाके में जाकर फोर्सफुली प्रचार करेंगे, फिर दूसरे इलाके में, फिर तीसरे में, मान लीजिए माझा, मालवा, दोआबा अलग अलग करके चुनाव करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे और ज्यादा एक्टिविटीज ज्यादा होंगी और उसमें कोरोना के बढ़ने का खतरा और बढ़ जाएगा। एक चरण में तो ये होता है कि जल्दी, अगर पहले चरण में हो जाता है तो जल्दी निपट जाएगा, लेकिन अगर 3-3 चरण, 4-4 चरण चलता है तो कैंपेनिंग लंबी चलेगी, तो मुझे ये लगता है कि उसमें और ज्यादा दिक्कत होगी। कुल मिला के बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं जगविंदर, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी इसका क्या असर होगा इस पर भी लगातार चर्चा बनी रहेगी। हमारे सारे सहयोगी, सारे रिपोर्टर्स लगातार एबीपी न्यूज पर ये अपडेट्स लाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।